आप देख रहे हैं दुखती राग न्यूज। सच की आदत, परिवर्तन की चाहत, सच आप तक। शत्रु संपत्ति के बारे में अब तक जो दुखती रग न्यूज़ ने आपको लगभग 7 एपिसोड बना करके हलीम कॉलेज के किस्से से लेकर और अब तक जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है आपको बाखबर किया, तो इससे कम से कम एक बात तो आप लोगों के समझ में आ जाएगी कि हाफिज़ हलीम और उनके बेटे शेख मोहम्मद बशीर जो उनके तरके के मालिक हुए, उनके प्रॉपर्टी का के पूरी तरह से वो वारिस हुए। तो उसके बाद शेख बशीर साहब के साहबजादगान ये लोग मालिक हुए। तो इसके बाद जो इस संपत्ति की जो अल्ले तल्ले और लूटमार हुई, तो इससे ही समझ में आया होगा कि ये दरअसल ये प्रॉपर्टी क्या थी। ये हलवाई की एक दुकान थी जिसके ऊपर जो चाहे आकर के अपने दादाजी का फातिहा पढ़ने लगे। महमूद हलीम साहब के और बशीर साहब के साहबजादे होने की हैसियत से जितना हक़ महमूद हलीम साहब के पास था, उतना ही हक़ शेख मोहम्मद बशीर साहब के साहबजादे होने की हैसियत से शाहिद हलीम और मसूद हलीम के भी था। शाहिद हलीम साहब और मसूद हलीम साहब पाकिस्तान गए, पाकिस्तान की वहाँ शहरियत ली और उसके बाद फिर वो, जैसा कि इत्तला है, वो पाकिस्तान से बरतानिया चले गए, लंदन में मुकीम हुए और लंदन से उन्होंने वहाँ की शहरियत ली और हिंदुस्तान जब भी आए तो बहैसियत बरतानवी शहरी की हैसियत से आए, लंदन निवासी के रूप में आए। लिहाजा हमारी गवर्नमेंट ने उनको एक ग्रेट ब्रिटेन के नागरिक की हैसियत से फॉरेन ऑफिस ने जो प्रोटोकॉल देना था वो दिया। उन्होंने आने के बाद यहाँ पर अपनी संपत्तियों का बेचना शुरू किया कि भाई ये बहुत लाखों करोड़ों की उस ज़माने में ये सब जायदादें थी। तो जाहिर सी बात है कि जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि उनके पास इतना वक्त नहीं था कि वो एक दुकान खोल के प्रॉपर्टी की बैठते और ये बेचम बाज करते, क्योंकि उनके पास शॉर्ट टाइम के लिए इंडिया आना था और थोड़े दिन रह करके वापस जाना था। तो उनको अपना एक यहाँ पे एक मुस्तकिल नुमाइंदा चाहिए था जो उनके जायदाद का ये ख़रीदो फ़रोख्त का मामला देख सके। तो लिहाजा महमूद हलीम साहब यानी उनके भाई, जो शाहिद हलीम के महमूद हलीम साहब उनके भाई, उनके एक दामाद तारिक इब्राहिम साहब, उनको उन्होंने ये तमाम काम के लिए मामूर किया कि भाई हमारी जायदादों को बेचो, इसमें से थोड़ा बहुत माकूल हिस्सा तुम भी लो और बाकी हमारा हिस्सा हमको दो। और ये लगभग 23 प्रॉपर्टीज़ थी और बल्कि और तहकीक हो तो शायद इससे भी ज़्यादा निकलें, और सब बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी थी, लाखों करोड़ों की। तो जब ये सब शुरू हो गया तो महमूद हलीम साहब ने शाहिद हलीम के ऊपर एक मुकदमा कानपुर की अदालत में कायम किया कि मतलब ये जो है आप अकेले नहीं बेच सकते, इसका वारिस मैं भी हूँ। और आपको सुनकर ये अजीब सा लगेगा कि कानपुर की अदालतों से बाकायदा नोटिस इशू हुए और शाहिद हलीम साहब की जो कराची में डिफेंस कॉलोनी में जो पता था उसके ऊपर ये नोटिस वहाँ गए और वहाँ पे रिसीव भी हुए। जैसा कि शत्रु संरक्षण संपत्ति के लोगों का ही कहना है, उनके पास उसका सबूत भी है और अदालत में भी वो सबूत दाखिल है। अब साहब बाद में इन दोनों के दरमियान कोई समझौता हुआ। लखनऊ के कोई नदवे के मौलाना थे, मौलाना सैयद तसल्ली हुसैन साहब थे, वो इस ख़ानदान के बाहिमी मामलात में सालसी का काम करते थे। तो उन्होंने आकर के तो कुछ प्रॉपर्टीज़ जो थी वो महमूद हलीम साहब की तरफ आई और कुछ शाहिद हलीम साहब की तरफ से आई। लेकिन बेचने का जो मामला था उसके लिए हिबानामा और क्या नाम है पावर ऑफ अटॉर्नी यानी मुख्तारनामा, इसके ज़रिए से दूसरे लोगों को अख्तियार दिया गया और वो सब इन्होंने बेचना बाचना शुरू किया। इसी मामले में जब कैसर जहाँ जिस मकान में रहती थी, हीरामन पूर्वे के बशीर स्टेट वाले मकान में, जब उनसे उनका टकराव हुआ तो फिर उसके ऊपर लिखापढ़ी शुरू हुई और फिर पता चला कि वो सब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और बॉम्बे कस्टोडियन और कानपुर की अदालतों और प्रशासन को नोटिसें और क्या नाम है
अर्जदाश्तें और मेमोरेंडम वगैरह दिए जाने लगे, और ये बाकायदा ये काम एक कमेटी की तरफ से होने लगा, जिसका शत्रु संरक्षण संघर्ष समिति नाम का कोई ऑर्गेनाइजेशन। और इसमें फिर बाद में मोहम्मद अहमद जमाल साहब जो कंगी मोहाल के थे, वो भी इसी में पीड़ित हुए थे, वो भी शामिल हुए, और उन्हीं की FIR है जो यहाँ के बिल्डर्स के ख़िलाफ़ है, और उन लोगों उन कॉन्स्पिरेटर्स के ख़िलाफ़ है जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया था। अब इसमें एक सवाल ये पैदा होता है कि ग़ुलाम मोइनुद्दीन साहब जो थे, जो बशीर स्टेट में रहते थे, उन्होंने, और जो इस पूरे शेख मोहम्मद बशीर साहब और शाहिद हलीम साहब की तरफ से जो जायदादें बेची जा रही थी, उसमें उन्होंने एक्टिव रोल किया। और ग़ुलाम मोइनुद्दीन साहब ने इसलिए किया क्योंकि वो शाहिद हलीम के बहुत ही ख़ास मिलने वाले थे और पर्सनल दोस्त थे। नाजरीन को याद होगा कि 1975 में कानपुर में 70, 75 और 80 के बीच में कानपुर में जब ये इंटरनेट नहीं आया था और ये दुनिया बिल्कुल तीसरी दुनिया की तरह जी रही थी, उस वक्त जब एक ट्रंक कॉल करने के लिए पोस्ट ऑफिस में लाइन लगाना पड़ती थी घंटों के लिए, कानपुर से लखनऊ या दिल्ली करने के लिए, वो दौर था। उस वक्त आदमी की तफरीह का सबसे ज़बरदस्त तरीक़ा था क्रिकेट का गेम। तो ग़ुलाम मोइनुद्दीन साहब चूँकि एक अच्छे क्रिकेटर थे और ये कानपुर कोर्स नामी एक क्लब में खेलते थे, और शाहिद मसूद हलीम साहब उस क्रिकेट क्लब के कैप्टन थे, और ये कानपुर लीग होती थी और केजरीवाल ट्रॉफ़ी होती थी। तो उस वक्त शाहिद हलीम के साथ और इनसे ग़ुलाम मोइनुद्दीन साहब, जिनको मैं तो इसको इस लफ्ज़ को लेने से भी शर्माता हूँ, घबराता हूँ कि मगर कागज़ी लिखा पढ़ी में उनके नाम के साथ उर्फ छिद्दन पड़वा भी लिखा हुआ है। अब ये कानपुर के लोगों का एक मिजाज है कि वो किसी न किसी आदमी की कोई उर्फियत भी रख देते हैं। बहुत से बदमाश जो हैं उनका असली नाम ख्वाह कुछ हो, मगर वो उर्फियत से पल्ला, कालिया, छुरेबाज, बमबाज, इस तरह का नाम लगा लगा करके वो उनकी शख्सियत को उससे क्या कहना चाहिए, सिम्बोलिकली उसको याद करते हैं। तो ये ग़ुलाम मोइनुद्दीन साहब जो थे, ये इस मामले में आगे आए, और इनका बेटा है, अब चूँकि ये काफ़ी ज़ईफ़ हो गए हैं और पहले जैसी तवानाइयाँ अब इनके बदन में नहीं रह गई हैं दौड़ भाग की, तो इनका बेटा जामी आ गया। तो अब इन जामी वगैरह के ख़िलाफ़ जो FIR हुई है, और जो अब प्रशासन भी अपनी FIR करा चुका है, तो अब एक यहाँ के कानपुर के एक सीनियर वकील हैं अब्दुल गफ्फार एडवोकेट साहब, उनकी टीम पूरी है उस मुकदमे को लड़ रही है कि नहीं साहब, ये बशीर साहब जो थे ये हिंदुस्तानी थे और यहीं इनका इंतकाल हुआ। और ये बात सही भी है कि 1974 में 10 अक्टूबर को जब उनका इंतकाल हुआ, तो हम लोगों को सबको मालूम है उस वक्त कि इनका जो जसद खाकी था, यानी इनकी मिट्टी जो थी, वो साहिबाबाद और पटियाला गई थी पंजाब में, जहाँ पर हाफिज़ हलीम साहब के ख़ानदान के तमाम लोग वहाँ पे दफन थे, और इनके दादा क्या नाम है अब्दुल रहीम साहब, वो इनके जद्द अमजद, वो भी वहीं पे आराम फरमा है, लिहाजा ये वहीं। अब लेकिन चूँकि 1947 के बंटवारे के बाद बशीर साहब की औलादों में कुछ यहाँ रह गई और कुछ पाकिस्तान चली गई, तो अब ये मामला, हालांकि गफ्फार साहब की वकील के जो नुमाइंदा जूनियर वकील लोग हैं, वो ये बताते हैं कि साहब नहीं साहब, ये बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, शत्रु संघर्ष संरक्षण समिति के जो रूह रवां है कैसर, जहाँ इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट का नकली पासपोर्ट बनवा करके उनको ये सब काम किया है। अब ये तहकीक का मसला है। सवाल ये होता है कि मेरे समझ ही में नहीं आता कि एक हिंदुस्तान का आदमी ब्रिटेन का पासपोर्ट कैसे नकली कानपुर में रह के बनवा सकता है।
बनवा ले तो भाई ये तो अजीब सी बात है। बहरहाल अब मसला काफ़ी रोचक स्थिति में, जैसे कि मैंने पहले भी आपको कहा था, वो आ गया है। और अब आने वाला एक हफ़्ता वो बहुत धमाका खैज होगा। या तो ये जिन लोगों के ख़िलाफ़ FIR हुई है ये गिरफ़्तार किए जाएंगे, या ये एब्सकॉन्डर्स डिक्लेयर किए जाएंगे। जैसा भी होगा हम दुख तिलक न्यूज़ के क़ारीन को ताज़ा तरीन अपडेट देते रहेंगे। और चूँकि ये मामला मैं पहले ही आपसे कह चुका हूँ कि देखिए, हाफिज़ हलीम साहब हलीम कॉलेज के जन्मदाता थे, जन्मदाता ना भी सही तो मगर उसको बनाने वाले थे। और इनके जो साथी थे जिसमें फजलुर रहमान एडवोकेट, सैयद फजलुर रहमान एडवोकेट और जनाब अफजल हुसैन साहब, ये दो बहुत ही ख़ास लोग थे। तो ये लोग, इन लोगों ने भी अपना बड़ा दिन रात एक किया, मेहनत की। और हाफिज़ हलीम साहब, और चूँकि फिर जब उन्होंने देखा कि इतना बड़ा कॉलेज बन गया है, ये मेरी एक यादगार के तौर पर पूरी ज़िंदगी याद रखा जाएगा, आने वाले दिनों में याद रखा जाएगा, लिहाजा अब उनकी तमाम जायदादों का अखलाक़ी तौर पर जो हक़ पहुँचता है वो कानपुर की हलीम कॉलेज की वो जायदादें हैं। और बेहतर ये होगा कि अब इस मसले को इस बई नुक्ता नज़र अगर देखा जाए तो हो सकता है कि जो बची खुची जायदादें हैं उन सब को हलीम कॉलेज के अंडर में दे दिया जाए। हम चाहते हैं कि अगर इस मसले को इस तौर से आप देखेंगे तो आपको इस समझ में आएगा कि ये बड़ा पर्पसफुल एटीट्यूड होगा। और जैसा कि मैंने आपसे अर्ज़ किया कि हाफिज़ हलीम साहब की जायदाद और बशीर साहब की जायदाद जो आज एक हलवाई की दुकान बन गई है, जिसके ऊपर जाके जो चाहे अपने दादा का फातिहा पढ़ जाए, कम से कम इस सूरत हाल से तो निकलने की कोई सबील नज़र आएगी।